हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिक्स। तो जैसे कि आज फिर से एक नया वीडियो लेके मैं तैयार हूँ और जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अनुप्रमाणन जो फॉर्म है उसे हम कैसे फिल करें। इसके पहले मैं आपको व्यक्तिगत विवरण फिल करना बता चुकी हूँ और साथ ही हम परिशिष्ट प्रपत्र वन को अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट जो है एक के बाद एक कैसे अरेंज करने हैं, साथ ही उन पर नंबरिंग किस तरीके से करनी है। और एक मेन पॉइंट, अनुप्रमाणन फॉर्म में आपको 3 मूल प्रतियाँ लगानी हैं। ये जो एक फॉर्म है ये 6 पेज का है, 6 से 7 पेज का। तो इसको आपको इसकी 3 मूल प्रतियाँ बाय हैंड भर के और इसकी कोई फ़ोटोकॉपी नहीं करानी है, सीधा इसको 3 मूल प्रतियों में फिल करके भेजना है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहले अपना आवेदन क्रमांक। तो आवेदन क्रमांक आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म से मिलेगा। तो AP 2026 03191557 ये मेरा आवेदन क्रमांक है। रोल नंबर जो है वो मेरा है 532346। मैं इस बार डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपको हेल्प कर रही हूँ कि आप किस तरीके से फॉर्म भर के भेजें। परीक्षा का नाम है हमारा सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र, परीक्षा 2024। और हमारा जो पद का नाम है वो है सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र। मैं फिजिक्स से हूँ, इसलिए मैं फिजिक्स को ही भरती हूँ। यहाँ पे आप जो हैं जैसे अन्य विषय वाले भी हैं जो ये वीडियो देखते हैं, तो आपको भौतिक शास्त्र ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका सब्जेक्ट है आपको वो भरना है। आप रसायन के हैं, आप बॉटनी के हैं, आप जूलॉजी के हैं, आप इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, तो आपके यहाँ पे वो सब्जेक्ट भरना है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर फ़ोटो और साइन करने हैं, वो आखिरी में कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है। आप ये जो इसमें कुछ जानकारी दी है वो सब पढ़ लें। उसमें ये लिखा है कि जो भी ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये मेरी तरफ से पूरी तरीके से सत्य है, और अगर इसमें कुछ भी गलत निकलता उसके लिए मैं ही जिम्मेदार रहूँगी। इसमें जो कार्यालय है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है। तो पहले नाम मैं लिख देती हूँ अपना पूजा, हिंदी में भी लिख दें, इंग्लिश में भी लिख दें, ज़्यादा अच्छा है। पूजा अहिरवार, पूजा अहिरवार। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान पता लिखना है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं और जहाँ पे आप पत्राचार हो सके, MPPSC वाले आपको लेटर भेज सकें। और अगर वर्तमान पता आपको लगता है कि आप वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो आप जहाँ आपका स्थायी पता है, जहाँ आपका मूल निवास है, आप वहाँ का पता लिखें। तो वर्तमान पता में जैसे मैं भी पुलिस लाइन सागर लिख सकती हूँ, पुलिस लाइन सागर। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो PhD स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने घर से दूर रह रहे होते हैं, सागर यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, DAVB में रह रहे हैं, इंदौर में रह रहे हैं, भोपाल में रह रहे हैं। तो वो अगर अभी उनका PhD चल रहा है और उनको लगता है कि हाँ मैं अभी 1-2 साल और यहाँ रहने वाला हूँ, तो वो वहाँ का एड्रेस दें। आपके वर्तमान पता से ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या वर्किंग है, आप घर पर नहीं रह रहे हैं, आप कुछ वर्क कर रहे हैं, इससे ये भी पता चलता है। तो पुलिस लाइन सागर, सागर शहर। आप यहाँ पे मकान नंबर दें, फ्लैट नंबर दें, हॉस्टल में रह रहे तो हॉस्टल का नाम दें, रूम नंबर दें। बहुत यूनिक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। आप जितना अच्छा अपना एड्रेस लिख पाए उतना अच्छा एड्रेस लिखें। जिला सागर, राज्य मध्य प्रदेश। आप जिस भी राज्य के हैं यहाँ पे वो वाला राज्य लिखें, है ना, प्रदेश। पिन कोड 47000332। स्थाई पता आप जहाँ के हैं, जैसे मैं दमोह की हूँ तो मैं फ़िलहाल दमोह दे देती हूँ, नियर LIC दमोह, शहर दमोह, जिला दमोह, राज्य मध्य प्रदेश, पिन कोड 470661। तो ये फ्रंट पेज हो गया इसका। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसमें पहला है कि यदि आप मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो अपन पाकिस्तान के निवासी नहीं हैं, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल,
नॉट एप्लीकेबल। आपका आधार कार्ड समथिंग कुछ भी हो सकता है, 248654918820 समथिंग कुछ भी हो सकता है ना। ईमेल आईडी भी आपकी समथिंग raj202530@gmail.com, कुछ भी ईमेल आईडी हो सकती है। मोबाइल नंबर भी अपने 2 मोबाइल नंबर लिखें यहाँ पे, जो ऐसे मोबाइल नंबर जिन पे आपको जिन पे आपको मैसेज कर सकें वो MPPSC वाले। चलिए, ये इम्पोर्टेंट कॉलम है। इसमें आपको ये बताना है कि निवास अवधियाँ सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहाँ आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। यदि विदेश में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए। जैसे कि अभी कुछ लोग बाहर रहते हैं, पिछले 5 सालों से यहीं थे लेकिन अभी बाहर चले गए हैं, दुबई चले गए, कनाडा चले गए, कहीं भी चले गए हैं, तो वो वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं। और पिछले 5 वर्षों का देना है, तो जैसे पिछले 5 वर्षों से मैं सागर में ही हूँ, कब से हूँ, तो मान लिया मैंने कि जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक मैं कहाँ रही। सपोज़ मैं अपने दमोह में रही, तो मैं यहाँ लिख दूँगी पूरा एड्रेस दमोह। फिर पूर्ववर्ती खाने में उल्लेखित स्थान व जिले का मुख्यालय, तो वो दमोह है। राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। किस कार्य से रहे आप, तो मैं बोल दूँगी मेरा घर है वहाँ पे, मैं घर पे थी, या फिर कुछ भी जो वर्क आप कर रहे थे उस वर्क से। फिर अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि ठीक है, मैं जनवरी 2022 के बाद से जनवरी 2024 तक मैं कहाँ रही, सागर में थी। क्या थी, ये भी सागर, मुख्यालय भी इसका सागर है, सागर मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपको वो एड्रेस लिखना है जहाँ आप रहे हैं, जहाँ आप रहते थे, मतलब रेसिडेंस लिखना है ना। और यहाँ उसका राज्य और स्टेट लिखना है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे यहाँ मैं PhD के लिए रही, तो PhD, परसुइंग PhD। अब अगर मैं फिर से बोलूँ जनवरी 2024 के बाद से मैं अभी नवंबर 2025 तक मैं कहाँ हूँ, फिर से सागर में हूँ, लेकिन मैं किस कार्य से हूँ, जॉब के कार्य से, जॉब के लिए, है ना। यहाँ पे वो एड्रेस लिख सकती हूँ कि मैं FSL में हूँ, जॉब में हूँ, इसलिए यहाँ पे, ठीक है। ये आप बता सकते हैं। बाकी कॉलम आप ब्लैंक छोड़ दें। ये इस तरीके से ही भरना है। आप कोशिश करें कि जहाँ आप 1 से 2 साल ज़्यादा रहें, बीच में अगर आप 1-2 महीने के लिए कहीं गए हैं तो उसको अवॉइड करें। आप ये देखें कि मैक्सिमम ड्यूरेशन आप कहाँ रहे हैं, तो आप उस जगह का एड्रेस दें। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉलम है, पिता अथवा माता। तो पिता का नाम लिख दिया आपने, श्री नरेंद्र चौधरी, सरनेम लिख दिया यहाँ पे चौधरी। वर्तमान डाक पता लिख दिया आपने कि हाँ ठीक है, वो इंद्रपुरी कॉलोनी, भंवरकुआ, इंदौर में रहते हैं। चलिए, जिला इंदौर, राज्य मध्य प्रदेश, और जो भी वहाँ का पिन कोड है 572001 समथिंग जो भी है, आप वहाँ का पिन कोड लिख दें। तो ये पिता का एड्रेस हो गया। साथ ही इसमें भी पिता की और इन्फॉर्मेशन मांगी है इन्होंने। ये सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है और कुछ भी नहीं है। घर का स्थायी पता, किसके घर का स्थायी पता, पिता, है ना, पिता के घर का स्थायी पता। तो हमारा जो वर्तमान पता है पिता का और स्थायी पता, वो सेम कर देंगे हम। जैसे हमने ये लिखा कि वर्तमान डाक पता, यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए। तो हमारा वर्तमान पता और स्थायी पता अगर सेम है तो हम सेम लिखेंगे कि वही सेम इंद्रपुरी कॉलोनी। यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, अगर आप जहाँ भी रहते हैं MIG HIG, तो वो नंबर आपको ज़रूर देना है ना। फिर वही इंदौर आ जाएगा इधर, इंदौर। मैं रैंडम एड्रेस उठा रही हूँ, कोई भी एड्रेस जो है वो एकदम वैलिड नहीं है। मैं सिर्फ रैंडम एड्रेस उठा के आपको बताने के, समझाने के लिए कुछ भी। जैसे व्यवसाय, आपके पापा शिक्षक हैं, व्यापारी हैं, प्रोफेसर हैं, तो आप वो लिखें यहाँ पे। व्यापारी हैं तो व्यापार में कौन से बैंक मैनेजर हैं, या फिर
मैनेजर है किसी कंपनी के, कुछ भी है ना, तो आप वहाँ पे उसका पद का नाम लिख दें। जैसे मेरे पिता शिक्षक हैं अगर, तो शिक्षक में मैं लिख दूँगी कि पद का नाम उनका वरिष्ठ शिक्षक हैं, या फिर माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हैं, या फिर प्रोफेसर हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो ये उनका पद का नाम हो जाएगा। ठीक है। पद का प्रकार क्या है? नियमित है। नियमित कौन है? जो गवर्नमेंट में रहेंगे वो नियमित हो जाएंगे। संविदाधारिता हैं। किस विभाग में है? शिक्षा विभाग में है। शासन में है, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत हैं, या फिर भारत पुरुष शासन के अंतर्गत हैं। ये आपको अपने पिता का विवरण देना है, विभाग का नाम, संपर्क नंबर वहाँ का, और वहाँ का ईमेल एड्रेस। ओके। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता तो हम भारतीय हैं अगर, तो भारतीय। दूसरे राज्य के और दूसरे स्टेट के हैं तो हम जैसे भारतीय ना हो कि हम पाकिस्तानी हैं या फिर कुछ भी है ना, तो भारतीय। माता भी भारतीय। पति या पत्नी जो भी हैं आपके वो भी इंडियन ही होंगे, भारतीय। और उम्मीदवार जो जैसे कि आप हैं तो आप भी क्या हो जाएंगे? भारतीय, भारत के हैं हम। पति पत्नी का जन्म स्थान, अगर आपके शादी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, और अगर पति हैं तो उनका जन्म स्थान मैं लिख देती हूँ दमोह, है ना। वर्तमान आयु, आवेदक की जन्म तिथि, सपोज आप यहाँ लिख दें 1/8/1995, तो 1/8/1995 में आप अभी कितने वर्ष के हो गए हैं? 30 वर्ष। अगस्त से सितंबर अक्टूबर 2 माह, 3 माह, 1 से अगस्त से सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 माह 4 दिन। तो आप इस तरीके से भर सकते हैं। फिर मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु आप कितने वर्ष के थे? 16 वर्ष के रहे होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। आवेदक का जन्म स्थान, मतलब जहाँ आपका पैतृक जन्म स्थान है, जहाँ आपका जन्म हुआ है। सपोज आपका इंदौर में जन्म हुआ है, या फिर आप बोलेंगे मेरा सतना में जन्म हुआ है, रीवा में जन्म हुआ है, फिर हम शिफ्ट हो गए, हमारे पिताजी यहाँ शिफ्ट हो गए, तो आप अपना जन्म स्थान बताएं। दमोह लिख देती हूँ मैं फ़िलहाल। राज्य का नाम मध्य प्रदेश, है ना। फिर वह जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं, तो मुझे अभी दमोह सबसे वैलिड ऑप्शन लग रहा है, लेकिन आप सोच समझ के लिखें, ध्यान से एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ें, और उन्होंने क्या पूछा है वो लिखें, है ना। उन्होंने पूछा है कि आवेदक का जन्म स्थान मैं दमोह जिला लिख दे रही हूँ। मैं उसके अंदर कहाँ जन्म हुआ मेरा, मैं वो सब नहीं लिख रही हूँ, वो सब आपको लिखना है। लेकिन आपका धर्म हिंदू, मैं हिंदू हूँ, और बाकी दूसरे धर्म के भी हुए हैं बहुत सारे लोग। क्या आप मध्य प्रदेश के में अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं? तो मैं तो हूँ, अनुसूचित जाति में आती हूँ। श्रेणी का नाम अनुसूचित जाति लिख दिया मैंने। जो नहीं आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो वो यहाँ नहीं लिख देंगे, बाकी आपका सब नॉट एप्लीकेबल चला जाएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पर जाति का नाम अहिरवाल। चलिए, इसके बाद जो आपका प्रश्न आता है वो है शैक्षणिक अर्हताएँ। वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया है। और आपको पता है 15 वर्ष की आयु के बाद ही हम क्या है 10th क्लास में पहुँचते हैं। तो आपको पहले यहाँ क्या लिखना है? शाला महाविद्यालय का नाम। यहाँ लिखना है आपको स्कूल नेम, यहाँ भी आ जाएगा स्कूल नेम, और ये आ जाएगी 10th 12th, है ना। फिर आ जाएगा आपका BSc/BA/BA LLB जो भी आपने किया है। साथ ही वहाँ पे कॉलेज नेम, एड्रेस विथ एड्रेस। फिर आपने MSc किया होगा तो वो MSc किया है, MA किया है तो कॉलेज का नाम एंड एड्रेस। इसके बाद ये कॉलम जो है, अगर आप PhD किया है तो PhD की पूरी डिटेल दे दें इधर पे। अगर आप PhD परस्विंग है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं PhD परस्विंग, है ना। प्रवेश की तारीख आपने जब भी 2010-9-8 में जब भी आपने एडमिशन लिया है। फिर शाला महाविद्यालय छोड़ने की तारीख, सपोज आपने 2012 में वो स्कूल छोड़ दिया, फिर 2012 से आप फिर 2014 तक में 12th किया आपने किसी और स्कूल से। फिर आपने 2014 से 2017 तक आपने BA या BSc किया। फिर 2017 से आपने 2019 तक मास्टर्स किया। डेट लिखें, डेट आपकी मार्कशीट में लिखी होती है ना। डेट जो है वो मार्कशीट में लिखी होती है। जैसे छोड़ने की तारीख तो लिखी होती है, क्योंकि मार्कशीट की जो डेट अलॉटमेंट है
वो लिख सकते हैं अपन, है ना। तो और एंट्री डेट मैक्सिमम जुलाई ही होता है, कहीं पे भी जुलाई अगस्त में ही हम एंट्री लेते हैं, तो आप जुलाई 2010 या जुलाई 2020 ऐसा लिख सकते हैं। फिर परसुइंग, जैसे आप 2019 के बाद से यहाँ पे क्या कर रहे हैं PhD, और इसको हम लिख देंगे परसुइंग, अभी हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष, सपोज आपने इसको 2012 में पास किया, किसी ने 14 इधर 2017 2019, और अब ये हमारा चल रहा है। प्रमाण पत्र में यहाँ आप रोल नंबर भी दे सकते हैं, अंक सूची पे जो आपका रोल नंबर है मार्कशीट पे, या फिर आप मार्कशीट नंबर भी दे सकते हैं, ये सबके साथ सेम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, यदि आप कभी नियोजित रहे हो तो तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए। इसमें आप अर्धशासकीय, शासकीय निकाय, स्वशासकीय निकाय, अब जैसे क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों के पास कि आपने अगर पहले जॉब की है तो आप क्या प्राइवेट में थे, तो क्या आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप बिल्कुल प्राइवेट जॉब में थे, आप कहीं पे टीचिंग कर रहे थे 4 साल से 5 साल से, भले ही वो प्राइवेट कॉलेज था या फिर प्राइवेट स्कूल था, आप कहीं भी पढ़ा रहे थे, तो आप वहाँ की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि अभी जब मैं AP का इंटरव्यू देने गई थी, तो मैंने अपना साइंटिफिक ऑफिसर का एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा था कि हाँ मैं साइंटिफिक ऑफिसर थी, है ना, साइंटिफिक ऑफिसर हूँ मतलब अभी भी, तो मैंने साइंटिफिक ऑफिसर लिखा था। लेकिन जब मैं साइंटिफिक ऑफिसर का इंटरव्यू देने गई थी, तो उसके पहले मैंने यहाँ पे टीचिंग का एक्सपीरियंस लिखा था अपना, जो मैंने प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग की थी। तो टीचिंग का एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं, जैसे कब से कब तक, मैं 2023 के बाद से अभी तक वर्तमान तक हूँ मैं अपनी जॉब में, है ना। और इसके पहले मैं 2017 में 18 में मैंने टीचिंग की थी, तो मैंने वो बता दिया। फिर यहाँ का एड्रेस, जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं वहाँ का एड्रेस विथ ईमेल ID और विथ मोबाइल नंबर बताएं, तो आप ज़्यादा रिलायबल रहेंगे आपके। हाँ आप सच बोल रहे हैं, हर चीज़, आपने कुछ भी चीज़ छुपाई नहीं है अपनी, और आपका जो व्यक्ति जो विवरण है वो एकदम स्पष्ट रहेगा। पिछली सेवा छोड़ने का कारण, ये सेवा छोड़ने का तभी तो मैं इसमें कंटिन्यू हूँ, और जैसे मैंने टीचिंग छोड़ दिया था क्योंकि मुझे PhD में एडमिशन मिल गया था, है ना। तो आप ऐसे वैलिड रीज़न दे के छोड़ बता दें कि हाँ क्यों आपने छोड़ी। क्या पिछली सेवा नियमों के अधीन 1 महीने का नोटिस देकर सेवा छोड़ी गई है, आपके विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई है? नहीं, ठीक है। ऐसे क्रॉस करें, क्योंकि आप ब्लैंक ना छोड़ें। क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं? नहीं। क्या आप पे कोई मुकदमा चल रहा है? नहीं। क्या आप नज़रबंद रखे गए हैं? नहीं। क्या आप किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना है? नहीं। क्या आप पर किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है? नहीं। क्या आप कभी किसी लोक सेवा आयोग में से वर्जित हुए हैं? ये भी नहीं है। इसके बाद किसी भी वर्जित ठहराए गए हैं विश्वविद्यालय में? तो ये भी नहीं है। क्या आपको शासन के अधीन किसी न्याय कारणों का कार्य दायित्व के दौरान कार्य मुक्त किया गया? नहीं। क्या इस अनुप्रमाण फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय, किसी भी शैक्षणिक के विरुद्ध मामला लंबित है? तो ये भी नहीं है अपने पास अभी। क्रॉस करें इसको। इसके बाद अपराध आरोप, ये सब नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि 17 के नीचे का ही है, और वो जो था ये 16 के नीचे का था, तो ये सब नॉट एप्लीकेबल, या फिर नहीं भर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपराध आरोप ये सब नॉट एप्लीकेबल हो जाएंगे क्योंकि इसी के अंतर्गत पूछा गया है इसको। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद आप देखिए, आप दोष मुक्त कर दिए गए हैं। ये नॉट एप्लीकेबल क्योंकि उसी का ही है, और हम जब दोषी थे नहीं तो दोष मुक्त कैसे किए जाएंगे। नॉट एप्लीकेबल, ये भी और ये भी। क्या आप किसी ऐसे संगठन या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया है? तो ये भी नहीं, ये अपना हो गया। यहाँ आप दिनांक डाल दें, जैसे कि मैं आज 5/11/25 को ये फॉर्म भर रही हूँ। स्थान सागर, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, कुछ भी, नाम, अपना पूरा नाम लिखें, ठीक है। इसके बाद हाँ, यहाँ पे आपको उन लोगों के नाम देने हैं आपके मोहल्ले के ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्ति जो रेफरियों के नाम जो आपको जानते हों। कोशिश करें कि जो आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, आप उनका नाम दें। कोई भी जो आपके पड़ोसी हैं, और पड़ोसी जो हैं वो अच्छे पड़ोसी हैं अच्छे पड़ोसी हैं जो, या फिर थोड़ा दूर भी रहते हैं, तो आप उनका नाम दे सकते हैं 2 लोगों का, विथ उनका एड्रेस, या फिर वो जो जिस भी पद पे हैं, जो भी काम करते हैं, उस पद के सहित आप उनका नाम दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर प्रमाणित करता हूँ कि ये जानकारी सच है, तो वही सेम डेट डालें, इधर स्थान का नाम लिखें, हस्ताक्षर करें, और नाम जो है आपका वो पूरा नाम लिख दें इधर। चलिए नेक्स्ट,
ये वाला पेज है, ये पेज आप लगा के भेज दीजिएगा, लेकिन ये इसमें अपने को कुछ भी फिल नहीं करना है, ये कार्यालय के लिए है। तो ये हमारा जो है अनुप्रमाणन फॉर्म जो है वो पूरा हो गया है। पेज नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये हमारा फ्रंट पेज। तो ये आपका अनुप्रमाणन फॉर्म जो है वो भर के पूरा हो गया है। आपको इसको 3 मूल प्रति में भरना है, एक जैसे कि मैंने भरना बताया है, ऐसे ही आपको 2 फॉर्म और पूरे फिल करने हैं, तब हमारा जो है वो अनुप्रमाणन फॉर्म का प्रोसेस पूरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आज मैं बताने वाली थी, अनुप्रमाणन के बाद आपको जो ओबीसी और जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं उनको डाउट है कि जो 18% और 13% का है उसको हमें कैसे फिल करना है। अभिवचन पत्र जो है तो सेम वही रहेगा प्रोसेस। विज्ञापन क्रमांक आप लिख दें कितना है आपका, जैसे मैं फिजिक्स का विज्ञापन क्रमांक लिखती हूँ हर बार, क्योंकि मैं फिजिक्स की हूँ इसलिए। तो 20/2024 दिनांक 30/12/2024। साक्षात्कार तिथि अभी नहीं मिली है, लेकिन जैसे अभी केमिस्ट्री वालों के इंटरव्यू होने वाले हैं पिछली एपी के 2022 वाली के, तो जिनकी साक्षात्कार की तिथि आ जाती है इंटरव्यू की डेट, वो यहाँ पे इंटरव्यू डेट भरते हैं। और एक और बात है, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपको फिर से ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे बोलती हूँ कि आप ना ये जो डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहे हैं उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लें। ये ना सोचें कि मुझे इतना पैसा लग रहा है फ़ोटोकॉपी कराने में, इतनी सारी फ़ोटोकॉपीज़ करानी है, ये सब ना सोचें। एक सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अपने पास सेफ रखें, क्योंकि आपको जब इंटरव्यू देने जाएंगे पुनः ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं फिर से भर के ले जाने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान दें। परीक्षा का नाम सेम, सहायक प्राध्यापक, परीक्षा 2024। भौतिक शास्त्र जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे वो सब्जेक्ट ऐड कर दें। पद का नाम सहायक प्राध्यापक। चलिए, रोल नंबर जो आपका रोल नंबर है वो आप फिल करें। अब मैं कोई भी है, पूजा साहू, पिता का नाम समथिंग गणेश साहू, रोल नंबर यही भर देते हैं। आज दिनांक 5/11/2025 को आयोग के उपरोक्त विज्ञापन परीक्षा और पद के हेतु साक्षात्कार आई हूँ या फिर साक्षात्कार। एक्चुअली ये वाला पत्र है अभी भी भर के भेजना है, और ये मेन इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के टाइम पे। ये आपको उसी दिन देना पड़ता है, और ये उसी दिन जो है आपसे पूछा जाता है, आपको उसी दिन देना पड़ता है। तो अब यहाँ एक डाउट जो आ रहा था कि 87% कौन से हैं और 13% कौन से हैं, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो 87% है वो मुख्य भाग है। क्या है वो? मुख्य भाग, मेन पार्ट, दैट मीन्स के पार्ट ए। क्लियर? और जो 13% है वो है हमारा पार्ट बी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। तो जिसका भी रोल नंबर पार्ट बी में आया है वो यहाँ पे 13% लिखेंगे, और जिसका भी रोल नंबर पार्ट ए में आया है, दैट मीन्स कि जो ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जिनका भी रोल नंबर पार्ट ए में आया है वो पार्ट इधर 87% मुख्य भाग लिखेंगे। क्लियर हुई ये बात? आई थिंक क्लियर हो गई होगी। एतद द्वारा मैं अभिवचन देता या देती हूँ कि आयोग में चयनकर्ता ने मुझे मुख्य भाग, है ना, मुझे मुख्य भाग 87% मुख्य भाग, है ना, के लिए लघु सूचित क्रिया है। जिनका 13% आया वो 13% लिखेंगे और प्रावधिक भाग करेंगे। ओके, तो किया है, और ये सारी उनकी इन्फॉर्मेशन है कि ये इस चीज़ के लिए मैं अभिवचन पत्र भरती हूँ। सेम वही दिनांक जो है आज की 5/11/25, स्थान सागर भर देते हैं। अभिवचनकर्ता के हस्ताक्षर, नाम, रोल नंबर, पता जो है आपका एड्रेस, वही आप एड्रेस दे दें सारा। ठीक है, तो अभिवचन पत्र आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को कि कैसे फिल करना है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम आते हैं घोषणा पत्र पे। घोषणा पत्र जो है वो इसलिए होता है कि आपको किसी भी परीक्षा से वर्जित नहीं किया गया है ना। तो साक्षात्कार की तिथि अभी आपको नहीं पता है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। सेम वही विज्ञापन क्रमांक लिखें यहाँ पे अपना 20/2024 दिनांक 30/12/2024। थोड़ी सी ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंटेशन की, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको एकदम पेशेंस के साथ एक दिन में आप एक डॉक्यूमेंट भरें
और 10 तारीख के पहले पहले जिसकी भी जो डेट है डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने की, वो 10 दिन के पहले ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंड कर दें, ताकि 8 से 10 दिन के अंदर बहुत ही आराम से विभाग तक आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहुंच जाएं। परीक्षा का नाम सेम वही, सहायक प्राध्यापक। जो भी आपका यहाँ विषय है वो विषय लिखना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, जो भी है आपका, है ना। परीक्षा 2024। इसके बाद पद का नाम जो है वो आपका सहायक प्राध्यापक। यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है वो, ओके। अब मैं आपका नाम, इधर आपका नाम, मैं पिता का नाम जो भी है आपके, रोल नंबर, आज दिनांक इतने को आयोग के उपरोक्त विज्ञापन या फिर परीक्षा के लिए उपस्थित हुई। वैसे ये जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तभी भरते हैं, लेकिन अभी भी आपको भर के भेजना होगा, उपस्थित होंगी या फिर हुई हूँ। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी तरफ से सत्य है और मैं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेती हूँ। सेम यहाँ पे वही हस्ताक्षर, यहाँ पे आपका नाम और एड्रेस। तो ये आपका हो जाता है घोषणा पत्र कंप्लीट। इसके बाद आपका एक पत्र और बचता है जो कि है शासकीय सेवक हेतु। हाँ, शासकीय सेवक हेतु में ये भी अच्छा एक पत्र है जो आपको ध्यान में रखने के लिए, उनके लिए जो पहले से जॉब में है। तो यहाँ तो आपके अपनी जॉब की जो इन्फॉर्मेशन वो भरनी है कि विज्ञापन क्रमांक है, परीक्षा का नाम है, पद का नाम है, ये सब भर दिया। इसके बाद जो है जब आप सेलेक्ट हुए थे, आप टीचिंग में सेलेक्ट हुए थे, जैसे मैं साइंटिफिक ऑफिसर में सेलेक्ट हुई थी, तो यहाँ पे आपका जब सेलेक्ट हुई तब रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर लिखना है, ओके। नाम लिखना है, ठीक है। परीक्षा का नाम नहीं, सॉरी, यहाँ रोल नंबर लिखना है, नाम यहाँ आपका नाम लिखना है। फिर पद का नाम, जैसे वैज्ञानिक अधिकारी, मैं यहाँ अपना नाम लिखूँगी पूजा अहिरवार। रोल नंबर जो भी रहा होगा 5810 कुछ ऐसा था मेरा। पद का नाम वैज्ञानिक अधिकारी। अब यहाँ पे वैज्ञानिक अधिकारी तो मैं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग शिक्षक हैं जो शिक्षक से अब उच्च शिक्षा में आए हैं, शिक्षक हैं, या फिर कुछ भी जॉब में तकनीशियन हैं, टेलर टेक्नीशियन हैं। तो वर्तमान पदस्थापना एवं कार्यालय कहाँ पे आप अभी सागर में हैं, इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, सतना में है, रीवा में है। तो यहाँ पे आप वहाँ का एड्रेस विथ एड्रेस, साथ ही विभाग का नाम क्या है, आप शिक्षा विभाग में हैं या फिर आप प्रदूषण विभाग में हैं, तो यहाँ पे आपको विभाग का नाम लिखना है। आवेदन के दिनांक पर शासकीय सेवक थे, जब आपने यहाँ पे आवेदन किया था तब आप शासकीय सेवक थे, तो हाँ या नहीं, है ना, आपको देखना है कि आप थे या नहीं, दोनों में से कुछ एक लिखना है। साक्षात्कार दिवस पर शासकीय सेवक हूँ, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस वक्त आप रहेंगे, तो हाँ ठीक है, मैं शासकीय सेवक हूँ। नियुक्ति का प्रकार, आप नियमित थे तो नियमित थे, चलिए नियमित भर दिया। स्थायी रूप से, स्थायी रूप से। वेतनमान आपका क्या है, 5600 है, 5700 है, 3400 है, 5400 है, जो भी आपका पे है वो आप भर दें। ग्रेड पे आपका ये आ जाएगा, वेतन जो आपको मिलता है वेतनमान वो कहलाएगा। फिर यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दें, हो गई ख़त्म कहानी। चलिए, तो ये आपका हो गया शासकीय सेवक हेतु विभाजन पत्र। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं 2 बार ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर चुकी, 2 से 4 बार ये डॉक्यूमेंट्स फिल कर चुकी हूँ। 2 बार साइंटिफिक ऑफिसर के लिए और 2 बार AP के एग्ज़ाम के लिए। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और उस वक्त जब आप पहली बार ये डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जाती हैं, और उस वक्त हमारे पास कोई बताने वाला भी नहीं होता है। तो आई होप कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, वो मेरी मेहनत सफल हो रही होगी और कुछ लोगों को इससे हेल्प मिल रही होगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये OBC वालों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए। तो जो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, उसके लिए शायद ये घोषणा पत्र का फॉर्म होता है। मुझे एग्जैक्टली मैंने कभी भरा नहीं है तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ पढ़ने से समझ में आता है। यहाँ पे आपको विज्ञापन क्रमांक भरना है, रोल नंबर भरना है, जहाँ परीक्षा का नाम, पद का नाम, मैं यहाँ पे खुद का नाम लिखना है, मैं जैसे कि पूजा साहू, मैंने कैंडिडेट का नाम ले लिया है। पिता का नाम लिखना है। फिर निवासी आप जहाँ के भी हैं, सागर के हैं तो यहाँ निवास लिखना है। फिर जिला मध्य प्रदेश, जिला भी सागर आ जाएगा, इधर राज्य मध्य प्रदेश आ जाएगा आपका। का निवासी हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं OBC के अंतर्गत साहू या फिर जो भी है ना जाति से संबंधित हूँ, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी
में आरक्षण के लिए अधिसूचित है। इस लेटर के थ्रू मैं इस चीज़ के लिए मान्य हूँ। दिनांक डाल दो आप 5/11/25, हस्ताक्षर कर दो अपने और अपना नाम लिख दो। तो ये हमारा हो गया अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए घोषणा पत्र। तो मेरे ख्याल से सारे डॉक्यूमेंट्स फिल हो चुके हैं। अब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जिस क्रम में हैं उसी क्रम में लगाना है। अनुप्रमाणन फॉर्म के 3 फॉर्म भरना है मूल प्रतियों में। व्यक्तिगत विवरण जो है वो 1 फॉर्म भर के फ़ोटो लगा के साइन करके फिर उसकी 3 प्रतियाँ करवानी हैं। ठीक है, तो आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस सारी हो गई है। अब अगर किसी को डाउट होगा तो मुझे मैसेज करके पूछ ले। और मैं सोच रही थी कि एक वीडियो जो है हम बनाएंगे जिसमें हम डॉक्यूमेंट जो हैं वो लिफाफे में कैसे पैक करके रखें और लिफाफा ना किस तरीके से भिजवाएं ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।